स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्योग्राफी क्लास। आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर इन इंडिया इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में और जानेंगे। इन द लास्ट क्लास वी लर्नड अबाउट द नीड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इम्पोर्टेंस क्या है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं फार्मर्स और द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। इन टुडेज क्लास वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंडिया में होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये काफ़ी अनसाइंटिफिक मेथड है एग्रीकल्चर का। इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जंगल के प्लॉट को क्लियर किया जाता है एंड देन क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर फ्यू डेज। सो आफ्टर कटिंग द पैच ऑफ फॉरेस्ट उसको बर्न कर दिया जाता है और वहाँ एग्रीकल्चर किया जाता है कुछ समय के लिए। और उसके बाद जब ये लैंड जो है इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, देन दैट इज़ अबैंडन। उस ज़मीन को छोड़कर दूसरे प्लॉट की खोज में लोग बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली जो लोग ये करते हैं एग्रीकल्चर, वो नोमैडिक होते हैं। दैट मीन्स दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में ही रहते हैं और फॉरेस्ट के एक पैच को क्लियर करते हैं, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, और जब वो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है उस ज़मीन की, दे लीव द लैंड, दे अबैंडन द लैंड एंड देन दे मूव टू द अनदर मूव इन सर्च ऑफ अनदर प्लॉट वेयर दे कैन ग्रो क्रॉप्स। तो इस तरह के कल्टिवेशन में क्या होता है, जो ज़मीन है जिसको वो अबैंडन कर देते हैं, वो दैट इज़ प्रोन टू इरोजन, सॉइल की फर्टिलिटी वहाँ ख़त्म हो चुकी होती है, वो पेड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं इस प्लॉट को निकालने के लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अगेंस्ट द नेचर, मीन्स ये हार्म करता है नेचर को। इसीलिए दिस इज़ अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर सॉइल इज़ प्रोन टू इरोजन, डिफॉरेस्टेशन इज़ बीइंग डन। सो लेट्स सी, इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ अ फार्मिंग सिस्टम वेयर फार्मर्स मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर द लैंड बिकम्स एग्जॉस्टेड। तो वो एक ज़मीन जो कि इनफर्टाइल हो जाती है उसको छोड़कर वो अगली जगह चले जाते हैं दूसरे प्लॉट की तरफ। तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ ऑफन प्रैक्टिस बाय प्रिमिटिव ट्राइब्स, यानी ज़्यादातर लोग जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं वही इसको प्रैक्टिस करते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न, यानी फॉरेस्ट को कट किया जाता है, फिर बर्न किया जाता है और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, क्लियरिंग इज मेड, देन क्रॉप्स आर ग्रोन, एंड व्हेन द लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी उसको अबैंडन कर दिया जाता है। उस क्लियरिंग को अबैंडन करके दूसरी जगह की खोज में जो नोमैड्स होते हैं वो बढ़ते हैं। इस तरह से फॉरेस्ट में अलग अलग पैचेस में पेड़ों को काटा जाता है और इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है, विच इज़ हाईली अनसाइंटिफिक। सो इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट होता है? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, अगर हम लोग जंगल काटेंगे तो क्या होगा, उसमें जो डिपेंडेंट है एनिमल्स, देन अदर स्मॉल एनिमल्स, बिग एनिमल्स एंड ऑल्सो फ्यू अदर प्लांट्स, तो ये सारे को हम लोग जब कट करते हैं तो इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बैन इन इंडिया। आज के डेट में इस तरह के एग्रीकल्चर को इंडिया में बैन कर दिया गया है, और सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, जहाँ की फॉरेस्ट है हिल्स पे, वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। आज के डेट में इसको बैन कर दिया गया है। इट इज़ बैन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस फार्मिंग, ये जो फार्मिंग है ये सर्वाइवल के लिए होते हैं, यानी फार्मर कैन नॉट ग्रो अ लॉट, ही कैन ग्रो ओनली लिटिल फॉर हिज फैमिली, और अगर कभी कुछ एक्स्ट्रा रहे दैट इज़ फॉर सेल, अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट इज़ फॉर कंजम्पशन। तो लेट्स सी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस इज सोनली फॉर फार्मर्स कंजम्पशन, यानी फार्मर और उसका परिवार जो भी प्रोडक्शन होता है उस पर डिपेंड करते हैं। एनी लेफ्ट ओवर आर सोल्ड ऑन द मार्केट, अगर कुछ बाकी रहता है सरप्लस तभी वो मार्केट में सेल होता है, अदरवाइज प्रोडक्शन जो है वो इतना कम होता है कि फार्मर और उसका फैमिली ही उस पर डिपेंड करता है। दे आर हार्डली लेफ्ट विथ एनी थिंग फॉर द मार्केट। द फार्मर मेक्स लो प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट काफ़ी कम होता है, बट सस्टेन्स हिज फैमिली।
इट इज़ लेबर इंटेंसिव, फार्मर और उसके परिवार के लोग उसमें काम करते हैं खेतों में. हार्डली एनी टेक्नोलॉजिकल इनपुट इज़ देयर, मीन्स द फार्मर इज़ पुअर, फार्म इज़ स्मॉल, इसीलिए फार्मर के लिए बहुत मुश्किल है टेक्नोलॉजी को अफोर्ड करना. दे कैन नॉट अफोर्ड टेक्नोलॉजी, सो हार्डली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इस तरह के फार्मिंग में, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट काफ़ी कम होता है, तो फार्मर डजंट have the capacity to afford modern machines, technology, etc. So students, this is another type of farming which is known as subsistence farming. तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा shifting agriculture and subsistence farming. Subsistence farming भी कई तरह के होते हैं. First let's see the characteristics, then we'll talk कि subsistence farming में भी intensive subsistence farming होता है. We'll talk about that also. So most output produced for family consumption. लैंड एंड लेबर आर द मेन फैक्टर्स, यानी ज़मीन फार्मर की और जो लेबर होते हैं, जो फैमिली पीपल होते हैं, वो फार्म में ही काम करते हैं. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि फार्मर को प्रॉफिट बहुत कम होता है. इट इज़ थ्रेटन बाय द फेलियर ऑफ रेन एंड द पोटेंशियल अप्रोप्रिएशन ऑफ द लैंड बाय मनी लेंडर. तो यहाँ पे अगर बारिश नहीं होती है या ठीक से नहीं होती है या सही समय पे नहीं होती है, तो यहाँ पे क्रॉप फेलियर का बहुत खतरा होता है. और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मनी लेंडर, यानी किसान जो होते हैं वो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो करते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, उनका प्रॉफिट बहुत कम होता है, तो वो अक्सर दे आर ट्रैप्ड इन द क्लच ऑफ द मनी लेंडर्स. वो जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके दबाव में आकर वो पैसा बोरो करते हैं उनसे, दे बोरो मनी एंड देन उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा दिया जाता है. And when they are unable to return it, then it creates a lot of financial issues to the farmer. तो ये डिपेंड करता है, मनी लेंडर्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को, बिकॉज समटाइम्स द फार्मर इफ ही इज़ अनेबल टू पे द डेप्ट, कभी कभी इनकी ज़मीन को भी सीज कर लिया जाता है. सो दिस ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्शन. लेबर इज़ अंडर एम्प्लॉयड मोस्ट ऑफ द ईयर बट हाईली ऑक्यूपाइड बाय प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी लेबर जो है, जो लोग काम करते हैं इस तरह के फार्म में, वो साल के कुछ समय जब क्रॉप्स होता है खेतों में तब उनको काम मिलता है, बाकी समय वो काम उनके पास नहीं होता. दे आर अंडर एम्प्लॉयड. सो फार्मर्स आर ऑफन रेजिस्टेंट टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस तरह के फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, मोस्टली बिकॉज द फार्मर इज अनेबल टू अफोर्ड मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. नाउ सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक और मेथड इट्स लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल सबसिस्टेंस फार्मिंग. ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये प्रैक्टिस होता है उन देशों में जहाँ पॉपुलेशन बहुत हाई है. सो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. मैक्सिमम आउटपुट इज जनरेटेड फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी जो फार्म्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है एंड हाई डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन का इस्तेमाल होता है. यानी यहाँ पे लेबर काफ़ी लेबरर्स इसमें काम करते हैं एंड यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का इस्तेमाल होता है, यानी डिफरेंट मोड्स ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड, ताकि छोटे से जगह से यानी स्मॉल फार्म से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन क्रॉप्स का कराया जा सके. दिस मीन्स द यील्ड पर हेक्टेयर इज़ हाई, यानी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो हाई होता है यहाँ पे. दिस इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. और ये कहाँ प्रैक्टिस होता है? दिस प्रैक्टिस इन कंट्रीज एंड एरियाज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ की ज़मीन कम है फार्मिंग के लिए, तो यहाँ कम ज़मीन यानी थोड़ी सी ज़मीन से ही लॉट ऑफ क्रॉप्स आर एक्सट्रैक्टेड. सो दिस इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इसके पहले जो हमने पढ़ा सबसिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज when the farmer only support his family, but this type जो intensive subsistence farming है, it also provide the food crops for the market. ये market के लिए भी production इसमें होता है. Now intensive farming in India, यहाँ अगर हम लोग characteristics की बात करें तो field are small because of population pressure, individual holdings are very small, scientific mechanized methods are practiced, so yield per hectare is very high and it is mostly practiced in Punjab and Haryana. तो अगर इंटेंसिव फार्मिंग की बात इंडिया में करें तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फार्म्स का साइज़ छोटा है, लेकिन हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके यील्ड पर हेक्टेयर काफ़ी हाई रखते हैं.
तो इंडिया में अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा ये दोनों स्टेट में इंटेंसिव फार्मिंग काफ़ी होती है एंड प्रोडक्शन इज क्वाइट हाई. प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर इज वेरी हाई. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. जो नेक्स्ट है इरिगेशन एग्रीकल्चर, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया, वो है एक्सटेंसिव. ये इंटेंसिव का बिल्कुल ऑपोजिट होता है. इन इंटेंसिव वी हैड अ स्मॉल फार्म, एक्सटेंसिव में वी हैव लार्ज फार्म. तो इंटेंसिव वाज लेबर, इंटेंसिव फार्मिंग वाज लेबर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग इज हाईली मैकेनाइज्ड. तो इन दोनों एग्रीकल्चर में जो कॉमन है सिमिलैरिटी है वो है कि दोनों में ही फर्टिलाइजर्स, देन मोड्स ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड्स, ये सब का इस्तेमाल होता है. साइंटिफिक मेथड है, दोनों ही साइंटिफिक मेथड से फार्मिंग होती है. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है कि इंटेंसिव इज मोस्टली डन इन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज एंड एक्सटेंसिव इज डन इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज. तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन. सो लेट्स सी कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो फार्म्स आर लार्ज. चिल्ड्रन, अगर हम लोग कंपेयर करें तो इंटेंसिव में फार्म्स आर स्मॉल, एक्सटेंसिव में फार्म्स आर लार्ज. देन देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है इसलिए लेबर कम है, तो यहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. यील्ड पर हेक्टेयर यहाँ लो है. इफ़ यू रिमेंबर इंटेंसिव में यील्ड पर हेक्टेयर वाज हाई, लेकिन यहाँ पे यील्ड पर हेक्टेयर लो है बिकॉज पर्सनल केयर के नॉट बी गिवन. बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, ज़्यादातर मशीनों से काम होती है, तो बहुत इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. इट इफेक्ट्स अ लॉट. नाउ when soil loses its fertility then it is left fallow. और जब एक ही क्रॉप बार बार उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो ज़मीन को फैलो छोड़ दिया जाता है ताकि वो वापस अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले. विथ टाइम द सॉइल रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी और उसके बाद फिर उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है. तेराई रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इंडिया का जो तेराई रीजन है, यहाँ पे हम लोग एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं और हम लोग क्या उगाते हैं? वी ग्रो शुगर केन, wheat and rice. So these are the crops grown in the Terai region of North India. So I hope children this is clear. Let's proceed. अब next जो agriculture यहाँ पे होता है इंडिया वो है plantation agriculture. So let's see the characteristics. यहाँ पे एक single crop उगाया जाता है. ये क्रॉप्स जनरली प्लांट्स होते हैं, जैसे कि टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, बनाना हुआ, रबर हुआ. दे आर बेसिकली प्लांट्स और ट्रीज. सो these are not typical food crops, and yes they are cash crops because they help to earn lot of foreign exchange. So a single crop is grown over a large area. Well developed network of transportation, communication, so these are well developed here. Production is mainly for the market. As I told you just now कि ये एक कैश क्रॉप होते हैं, ये भी कैश क्रॉप्स होते हैं, इसलिए प्रोडक्शन इज for market and not for the farmer's self-consumption. Now involves modern inputs like chemical fertilizers, insecticide, pesticides और modern machineries. इन सब का इस्तेमाल होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो and they are done in the scientific lines, यानी साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग होती है and they are also labor intensive. So these are the characteristics of plantation agriculture in India. Now the next that is there, the farming is commercial farming. Children, ये नाम से ही हमें पता चलता है कि कमर्शियल का मतलब इट इज़ प्योरली फॉर मार्केट. यानी जब हम मार्केट के लिए, प्रॉफिट के लिए हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वो हो जाता है कमर्शियल फार्मिंग. तो इसमें कमर्शियल फार्मिंग के फीचर्स क्या हैं देख लेते हैं. फार्मिंग एंड सेलिंग क्रॉप इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट. तो सबसे पहला जो मोटिव होता है कमर्शियल फार्मिंग का वो है हम क्रॉप्स ग्रो करें सो दैट वी कैन अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट. सो दिस इज द मेन मोटिव, द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. सेल्स एवरीथिंग दैट द फार्म प्रोड्यूसेस. तो यहाँ प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए होता है, ये कंजम्पशन के लिए नहीं होता. efficiency is the key. Maximum yield and high profits are needed to sustain the type of farming. यानी यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो की है इस तरह के फार्मिंग का, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगा? मैक्सिमम प्रोडक्शन और हाई प्रॉफिट. अगर एफिशिएंसी कम होगी तो प्रॉफिट और यील्ड दोनों ही कम होगा.
इसलिए एफिशिएंसी जो है वो की है इस तरह के फार्मिंग का. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सो दैट yield production is high and profits are also high. It involves much more technical input as machinery obtains a greater output. So it involves much, यानी बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल होता है ताकि इस तरह की फार्मिंग को अच्छे से किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सके. नॉर्मली ऑक्यूपाइज लार्ज साइज ऑफ लैंड. तो यहाँ पे फार्म्स बड़े होते हैं, दे अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट. They use modern machines and technology in the farm ताकि production ज़्यादा हो, because this commercial farming is only for market to generate lot of profit. Now the next जो है agriculture practice होता है इंडिया में वो है mixed farming. So children, it's very clear from the name, यहाँ farming के साथ साथ हम लोग animals को भी farm में रखते हैं. तो crops भी grow होता है, animals भी रहते हैं. So it's like a दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और एक सिस्टम होता है जिसमें फार्मिंग में हम लोग एनिमल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं. दे आर एनिमल रेयरिंग इज ऑल्सो डन एट द सेम फार्म अलॉन्ग विथ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज इट्स इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक. यानी क्रॉप्स और एनिमल्स यानी कैटल, इनको जब हम साथ में फार्म में रखते हैं and we rear cattle also in the same farm and we also grow crops, then this type of farming is called mixed farming. Most of the crops are fed to animals rather than consumed directly by humans. यहाँ बहुत सारे crops ऐसे grow होते हैं जिनको provide किया जाता है animals को, and it is not for the consumption of humans. Now mixed crop and livestock farming permits farmer to distribute the workload more evenly through the year, reduces seasonal variation in income. Like अगर कोई farmer है तो he is producing crops, he has just the cropping season has started. Now it will take some time for the farmer for his crops to mature and then he will get the profit. उस समय यानी that duration he can use and the cattle products, यानी अगर वो एनिमल रेयरिंग करते हैं देन इन द सेम फार्म, देन कैटल से जो प्रोडक्ट उनको मिलता है वो मिल्क हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट, और वुल हो सकता है फ्रॉम द शीप. सो इस तरह से इन प्रोडक्ट्स को सेल करके द फार्मर कैन अर्न इनकम इवन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन ऑफ द क्रॉप्स. तो फार्म में क्रॉप्स है लेकिन उनको एनिमल से भी इनकम हो सकता है. सो लाइक दिस द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. और फार्मर इट्स एन वी कैन से दैट द फार्मर has a good standard of living in such when he does such type of farming, because the income is distributed throughout the year. So children, ये एक table है. Here you can see the difference between extensive and intensive agriculture. So already हमने discuss किया है. Extensive agriculture जो है वो practice होता है जहाँ population कम है, और intensive practice होता है जहाँ population ज़्यादा है. Now extensive agriculture, the size of the lands holding is large, whereas in intensive the farms are small. In extensive, it's mostly with the help of machines, whereas in intensive it is labor intensive. So these are the differences you must know, क्योंकि this question is quite important for your board examination. If we talk about the difference between subsistence farming and commercial, तो यहाँ subsistence farming it is done for the farmer and his family, लेकिन commercial farming में ये सिर्फ और सिर्फ trade के लिए यानी profit के लिए यहाँ crops को grow किया जाता है. Subsistence farming labor intensive होता है and जो investment है that is quite low, whereas in commercial farming they invest massive, यानी lot of money is invested in farming. Then in subsistence farming no fertilizers are used, whereas in commercial chemical fertilizers are used. Now subsistence में we have already discussed यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो less use of modern agricultural technique, whereas commercial में high use of modern agricultural techniques. So students, these are the difference. ये कुछ differences हैं that you must know, because the questions which we are discussing now ये exams के लिए बहुत important है, often comes in the board exam. So students, thank you. This was all about the types of agricultural practices in India.